फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इसे समझने की कोशिश करें आप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ना दो वर्ड्स हैं, अब गौर से देखेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितने वर्ड्स हैं? दो वर्ड्स हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक है फाइनेंस और दूसरा क्या है? मैनेजमेंट। बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनते रहे अगला 10 मिनट बस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दो वर्ड्स आते हैं, एक फाइनेंस और दूसरा मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, मनी, पैसा को फाइनेंस कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि उस पर्सन की फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी अच्छी है, और किसी को कहते हो उसका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, मतलब कि वित्तीय स्थिति अच्छी है। जो व्यक्ति धनी है, जिसके पास बहुत पैसा है, उसको आप कहते हो फाइनेंशियल स्थिति उसकी बड़ी अच्छी है, वित्तीय स्थिति बड़ी अच्छी है। और जिसके पास नहीं है उसको आप कहते हो वित्तीय स्थिति उसकी अच्छी नहीं है। तो जब भी फाइनेंस की बात है तो आपके दिमाग में मनी आना चाहिए, सीधी सीधी बात यही है, पैसा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक व्यक्ति साल में, या एक काम करो महीने में 2 लाख रुपए कमाता है, और एक दूसरा व्यक्ति है जो महीने में 50,000 कमाता है। ये मान लो ए है, दूसरा बी है। आपके इर्द गिर्द भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जो व्यक्ति 50,000 पर मंथ कमाता है वो अपनी जिंदगी में खुश है, वो उसी 50,000 के अंदर अपने परिवार को बहुत ढंग से चला रहा है, बच्चों को भी स्कूल भेज रहा है, किचन में भी सारी चीजें अवेलेबल होती है ना, बच्चों का ड्रेस भी अच्छा है, वो कभी साल में एक आध बार घूमने भी चले जाते हैं परिवार को लेकर, परिवार सुखी चल रहा है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं है, उसे कभी भी कोई कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और अपने इसी कमाई में से कुछ हिस्से को वो सेव भी कर रहा है, बचत भी कर रहा है। अब एक दूसरा परिवार है जो 2 लाख पर मंथ कमा रहा है, लेकिन ये परेशान है, ये परेशानी रहता है और अक्सर लोगों से कर्ज लेते रहता है। रीजन जानते क्या है उसका? एकदम सीधा सीधा रीजन है कि जो ए नाम का व्यक्ति है ना, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है, लेकिन जो बी नाम का व्यक्ति है वो बेहतरीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको आता है। मतलब क्या? ए को नहीं आता है और बी को आता है, का मतलब यह हुआ कि बी अपने इस 50,000 की कमाई को कुछ इस तरह सजाता है, हालांकि ये इकोनॉमिक्स का भी एक मुद्दा है एक्चुअल में, वो कुछ इस तरह सजाता है, ये बीकॉम पार्ट 3 का भी मुद्दा है एक्चुअल में, समझ रहे हो? ये बीएसटी में भी है, ईपीएस में भी है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी है, बिजनेस स्टडीज में है। इसका मतलब पार्ट 1 के लिए भी बेनिफिशियल है, पार्ट 3 के लिए बेनिफिशियल, 11th के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, 12th सभी के लिए है। ये कॉमर्स की दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको एक और पॉइंट से मैं को रिलेट करूंगा अभी। जो भी बच्चे एमबीए बनना चाहते हैं, एमबीए होना चाहते हैं जिंदगी में, तो उनके लिए ये 100% हर हालत में बेनिफिशियल है। तो गौर करें, बी को ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है और ए को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं आता है, समझ रहे हो? अब आपको ये जानने की उत्सुकता जरूर बन गई होगी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, क्या करते हैं इसके अंदर। तो इसमें ना बी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा आता है का मतलब यह है कि सबसे पहले तो वो समझ पा रहा है कि मेरी कमाई है कितनी, वो अपनी कमाई को ढंग से सजाना जानता है, उसे पता है कि मेरी इतनी कमाई है तो हमें इसी रेंज का सामान खरीदना चाहिए। आप अगर कपड़ा लेने जाते हो ना मार्केट में, तो एक शर्ट 10,000 की भी है, 2 लाख की भी शर्ट आती है, और 200 की भी शर्ट्स हैं, 500 की भी है। तो वो इंसान क्या करता है ना, अब ऐसा नहीं कि 2 लाख के शर्ट अगर आप खरीद लोगे तो उसको पहनते ही हवाओं में उड़ने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता है। तो वो अपने इनकम को कुछ इस तरह सजा रहा है ताकि वो उसे परेशानी ना हो। वो अपने बच्चों के लिए ऐसे स्कूल सेलेक्ट करता है जो इजीली वो फी पे कर पाता है ना, तो वो अपने खर्चों को ढंग से मैनेज कर पा रहा है।
वो ऐसे ही चीजें खरीद के लाता है जिसको वो एफर्ड कर पाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। तो मैंने ये सारी बातें इसलिए कह दी कि पहले तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब आपको समझ में आ जाए शुरुआती। तो वो पैसे का मैनेजमेंट, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, है ना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन पहले आपको मेरे ख्याल से समझ में आना जरूरी था। तो चलिए अब हम अगली बात आपको समझाते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। एक बात तो समझ में आ गया कि ए को फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है और बी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। डन, ये पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पैसे का सही यूटिलाइज कैसे करें, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। एसी ए भी यूज करता है एयर कंडीशनर और एसी बी भी यूज करता है। ई ने क्या किया कि आपने 10 बाई 10 के कम छोटे से कमरे के लिए 1.5 टन की एसी खरीद लिया। उसने 10 बाई 10 के छोटे से कमरे के लिए उसने 1.5 टन की एसी खरीद रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा आएगा, है ना। क्यों? क्योंकि बी ने क्या किया है कि अपने 10 बाई 10 के कमरे के लिए, छोटे से कमरे के लिए इसने 1.25 टन का एसी खरीद रखा है। इसका मतलब कि इसका ना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इसका कम है, इसका मतलब इसका बिजली बिल कम आएगा। बिजली बिल कम आएगा मतलब ये पैसों की बचत कर पाएगा। लेकिन ये जो है ना, इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देता है। इसका मतलब इसका सिर्फ बिल ही नहीं भर रहा होगा, ये अपनी जिंदगी में और भी कुछ गलतियां कर रहा होगा जिसका दबाव इतना बन गया है कि इसे 2 लाख कमाने के बावजूद भी इसे कर्ज लेना पड़ रहा है। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सही मतलब क्या है। ये सेम चीज एक्चुअल में बिजनेस में भी लेकर आना होता है। ये तो मैंने आपको परिवार के या इंसान के पर्सनल एग्जाम्पल दे दिया, एक परिवार के लिए एग्जाम्पल दिया। अब आइए, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, या यूं कहें कि एक एंटरप्रेन्योर को अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है तो वो अपने बिजनेस के साइज का बड़ा होते हुए भी वो ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। और एक बात और समझ लीजिए, जब तक वह ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएगा, यानी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं कमाएगा, तो सर्टेनली वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं कर पाएगा। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी ध्यान नहीं दे पाएगा, अल्टरनेटिवली उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो एक एंटरप्रेन्योर को, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के लिए उसे क्या होना जरूरी है? उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी होना जरूरी है। डन। अब आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेफिनेशन में बताते हुए आपको आगे की ओर मूव करवा देता हूं। देखिएगा अगला टॉपिक क्या आ रहा है, समझने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अकीन to the financial arrangements in which an efficient operation for achieving the projected objectives can be ensured. Financial management being a compound word constitutes two parts, finance and management. अब देखिए, इन्हीं चीजों को जो मैंने आपको बताया है वही सेम चीज आपको लिखी हुई दिखेगी। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डिफिनेशन अगर आपने समझ लिया होगा, ये पॉइंट, ये 4 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए आप इसको देखकर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। डन। अब आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम काम क्या करते हैं पहले ये समझेंगे, तो पिछली चीजें और मतलब इसके अंदर होता क्या है, रोल ऑफ मैनेजमेंट क्या है फाइनेंस। तो इससे पहले ये समझ लीजिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या होता है। ये समझने से पहले आपको मैं ये समझा दूं कि इसमें करते क्या है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है, इसे समझिए। सबसे पहले मान लीजिए आप एक नया यूनिट बनाना चाहते हो, आप शुरुआत करना चाह रहे हो, किसी भी बिजनेस में आप आना चाहते हो। मैंने इससे पहले कई बार एग्जाम्पल दिया, किसी भी एक एग्जाम्पल को ले लीजिए। मान लीजिए आपको एक खाने पीने एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हो, चलो। अब अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको यह जानने की जरूरत है इस रेस्टोरेंट को बनाने में कितने पैसे की जरूरत है। अब ये जब तुम जान लोगे कि रेस्टोरेंट को बनाने में कितने पैसे की जरूरत है, इसका सही अनुमान लगाना, दैट इज, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला काम होता है
कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, इसका सही अनुमान लगाओ। जरूरत से ज्यादा अरेंजमेंट मत करो और जरूरत से कम भी अरेंज मत करो। अगर आपको कार मैन्युफैक्चरिंग में आना है और आपने सोचा कि 50 लाख के साथ कार मैन्युफैक्चरिंग करें, ये महा बेवकूफी वाली हरकत है। और इससे 10,000 करोड़ की व्यवस्था कर रहे हो या कई लाख करोड़ की व्यवस्था कर रहे हो, ये भी सोच सही नहीं है। 10,000 करोड़ में भी चाहिए, मतलब 10 लाख करोड़ भी नहीं चाहिए। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि हमें कितने पैसे की नीड होगी। सबसे पहले ये प्लानिंग करना हो, ये कि कितना पैसा चाहिए, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला काम है। इसी को हम फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। डन? ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखा रहा हूं मैं कि इसमें क्या करते हैं। अब देखो, हमने सोच लिया, मान लो हमें 10 करोड़ की जरूरत है। अब कंपनी दिमाग में रखकर सोचेंगे अगर, तो देखिए अब आपके पास ऑप्शन है। अब इस 10 करोड़ के इंतजाम के लिए इक्विटी शेयर जारी कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकते हो, डिबेंचर भी जारी कर सकते हो, बैंक से लोन भी ले सकते हो। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का दूसरा हिस्सा ये आता है कि अब ये डिसाइड करो कि सबसे बेहतरीन क्या लेना रहेगा। इक्विटी शेयर जारी करना रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर या लोन लेना अच्छा रहेगा। जो जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कब सबसे कम होगा, ये क्या मतलब अल्टरनेटिवली कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक काम है, एक फंक्शन है। तो अल्टरनेटिवली ये दूसरा काम हो गया कि कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार करो। चलो, अब तुमने पहले सोचा कि हमें 10 करोड़ की जरूरत है, तुमने अकॉर्डिंगली जो सबसे बेस्ट वे है उसके अकॉर्डिंग तुमने शेयर डिबेंचर वगैरह जारी कर दिया। अब पैसा का इंतजाम भी हो गया है। अब अगला स्टेप ये है कि आप अपने पैसे का सही इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, कहां लगाओगे इस पैसे को। समझ रहे हो? कौन कौन सा एसेट्स खरीदोगे, कितना बड़ा एसेट्स खरीदोगे जो आपकी जरूरत है, कहां से खरीदोगे जो सबसे कम प्राइस पे मिल जाएगा और सबसे बेहतरीन एसेट्स मिल जाएगा। ये भी एक्चुअल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना। जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम तो कर लिया आपने। अब हम बस, जैसे मैंने आपको एसी का एग्जांपल दिया कि जरूरत नहीं थी, आपने 1.5 टन का एसी खरीद लिया, आप 0.25 टन के एसी से काम चला सकते थे, आपने 1.5 टन का एसी क्यों खरीदा? इसका मतलब कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं आता है। तो आप उन्हीं चीजों को खरीदो जो आपके लिए बेनिफिशियल है। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। चलो मैं शॉर्ट में थोड़ा सा अगर बताऊं, हालांकि इतना काफी होगा आपके लिए, फिर भी अब चलो ये भी डिसीजन तुमने ले लिया। फिर अब आपको ये देखना है, कंपनी ने प्रॉफिट भी कमाया। अब प्रॉफिट कमाने के बाद अब हम, भाई डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड देना। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी दे दिया। चलो अगर बैंक लोन लिया था आपने, उसको इंटरेस्ट दे दिया, सरकार का इनकम टैक्स भी दे दिया। अब जो बचा हुआ पैसा है वो किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का है ना। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दिया जाए जो कि सबसे बेनिफिशियल होगा, है ना। जो आपने डिविडेंड पॉलिसी सुना, पढ़ा होगा आपने कि कितना डिविडेंड उनको दिया जाए। मतलब इतना भी कम मत दो कि शेयर मार्केट में आपका वैल्यू गिर जाए, इतना ज्यादा ना दे दो कि भविष्य का ही ख्याल ना रखो। तो डिविडेंड कितना दिया जाए इसका सही डिसीजन लेना, ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। जब कोई एमबीए करता है ना तो उससे स्पेशलाइजेशन मांगा जाता है, जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सो ऑन। तो जो जो बच्चे फाइनेंस स्पेशलाइजेशन लेते हैं, इसका मतलब वो क्या बनना चाहते हैं? फाइनेंस मैनेजर बनना चाहते हैं। और वो क्या करेंगे? उस कंपनी के लिए यही सब सारा काम करेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। आपके दिमाग में शायद एक बात आएगी, सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिर्फ नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जो न्यूली जिसको नया नया बनाया जा रहा हो? नहीं। तो भाई एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, वो डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है, जैसे गोदरेज। गोदरेज ताला भी बनाती है, गोदरेज कंपनी एयर कंडीशन भी बनाती है, ये डाइवर्सिफिकेशन है। तो मान लीजिए ताला बनाते बनाते गोदरेज को ख्याल आया कि हम अब इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में आना चाहते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। जैसे ही उसको वहां आना है तो उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो बिजनेस का जो ओनर होगा या चलो कंपनी के जो डायरेक्टर्स होंगे, वो ये जिम्मेदारी किसको सौंपेंगे कि बताओ कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में आना है तो कितने पैसे की जरूरत होगी। ये कौन बताएगा? फाइनेंस मैनेजर बताएगा। फिर डायरेक्टर्स पूछेंगे कि बताओ ये पैसा कहां से अरेंज करें, कौन बताएगा? फाइनेंस मैनेजर बताएगा।
फिर डायरेक्टर्स पूछेंगे कि बताओ हम कौन कौन से एसेट्स में इन्वेस्ट करें, कौन बताएगा? फाइनेंस मैनेजर बताएगा। फिर लास्ट में उससे ये पूछा जाएगा कि अब तो हमने कमाई भी कर ली, बताओ शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड दो तो सबसे अच्छा रहेगा, ये कौन बताएगा? फाइनेंस मैनेजर बताएगा। डन। उसी तरह अगर कोई बच्चा मार्केटिंग लेता है वो क्या करेगा भाई? वो कंपनी को ये बताएगा, एमबीए करने के बाद अगर वो आईआईएम से एमबीए सपोज, तो वो ये बताएगा कि आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हो, कैसे लोगों के दिलों में प्रोडक्ट को उतार सकते हो, वो सारे तरीका बताएगा। एडवर्टीजमेंट इसका एक अंग है, वो काम किसका होगा? मार्केटिंग मैनेजर का होगा। तो सेंस ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस मैनेजर। अब समझ में आ गया होगा। अब गौर करिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल क्या है, इसको समझने की जरूरत है। तो पहला रोल समझिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला रोल डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और आगे होगा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंट एसेट्स। अब चलिए देखिए, देखो फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। अब भाई पैसा हमारे पास है 10 करोड़, आ गया 10 करोड़, मैंने वो सेम एग्जांपल ले लिया, 10 करोड़ का इंतजाम कर लिया है। अब इस 10 करोड़ का कहां यूटिलाइज करें? क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए हमें फिक्स्ड कैपिटल के साथ साथ वर्किंग कैपिटल भी चाहिए। मतलब जिस पैसे को आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स में, मतलब किसी नॉन करेंट एसेट्स में लगा दिया, तो जिस पैसे को आपने नॉन करेंट एसेट्स में लगा दिया वो कौन सा कैपिटल है? फिक्स्ड कैपिटल है। लेकिन आपको पैसा इसलिए भी चाहिए कि डे टू डे की आवश्यकताएं जो होती है ना, डेली की जो बिजनेस की आवश्यकताएं होती है, जैसे गुड्स खरीद के लाना, उसे बेचना, एम्प्लॉइज को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, इन सारी चीजों की आवश्यकता के लिए हमें वर्किंग कैपिटल भी चाहिए होता है। अब 10 करोड़ के अंदर हमें ये जानने की जरूरत है अब कि हम इस 10 करोड़ में से फिक्स्ड एसेट्स में कितना पैसा लगाएं और वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा छोड़ा जाए। समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि फिक्स्ड कैपिटल या वर्किंग कैपिटल डिसाइड कौन करता है एक्चुअल में? ये काम भी किसका है? फाइनेंस मैनेजर का है। फिर समझ लो, पैसे से रिलेटेड कोई बात आई, ये काम किसका है? फाइनेंस मैनेजर का है। मतलब हम अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रचारित करें, देश के कोने कोने में कैसे पहुंचाएं, ये काम किसका है? मार्केटिंग मैनेजर का है। डन। तो यहां पर हम इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सहारे हम ये तय करते हैं कि हमारा करेंट एसेट्स कितना होगा, हमारा फिक्स्ड एसेट्स भी कितना होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। हम अभी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस को समझेंगे। ये तय करें कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए कितने पैसे की जरूरत है, शॉर्ट टर्म के लिए कितने पैसे की जरूरत है। अगर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना, कम टाइम के लिए गुड्स लाने की जरूरत है, तो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जरूरत है। लेकिन एक नया बिल्डिंग बनाना है ना, एक फैक्ट्री बनाना है, कोई नया प्लांट खरीद के लेकर आना है, तो इसका मतलब कि आपको लॉन्ग टर्म सोर्स की जरूरत है। अब 1 साल के लिए आप पैसे उधार ले रहे हो ताकि तुम फैक्ट्री बिल्डिंग बना सको, ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये तुम 1 साल के अंदर उसको नहीं लौटा पाओगे। इसका मतलब कि तुम्हें लंबे टाइम के लिए पैसे का इंतजाम करना चाहिए, है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स का डिटर्मिनेशन, करेंट एसेट्स का डिटर्मिनेशन, साथ में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस तय करना, है ना। अब मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को एक सीजन, मान लो अभी दिवाली और छठ का सीजन है ना, सभी दुकानदारों के लिए एक बेहतरीन मौका है, वो अपने गुड्स को ज्यादा से ज्यादा बेच पाएंगे इस मौके से। समझ लो। अब गौर कीजिए, एक दुकानदार को लगता है कि यार अभी सीजन आने वाला है, लेकिन हमारे पास तो पैसा है ही नहीं कि हम गुड्स लेकर आ सके, स्टॉक लेकर आ सके अपने शॉप में। तो बताओ कि उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस में जाना चाहिए या लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है 1 साल के अंदर अंदर वाले सोर्स में जाना चाहिए, या 1 साल से ज्यादा के सोर्स में जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि उसको 1 साल के अंदर अंदर के सोर्स में आना चाहिए। एम आई राइट? यस या नो? इसका फायदा क्या होगा कि वो अपने गुड्स को बेचेगा, अगले 2-3 महीने में वो पैसा लौटा पाएगा। तो ये तय कौन करता है? ये भी तय कौन करता है?
फाइनेंस मैनेजर ही करता है, इसका मतलब ये रोल भी देखो, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है या रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर का है, बात बराबर है। मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। फिर आगे आइए, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। डन। ये तय करना कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के डिफरेंट सोर्सेस क्या है, मैं अभी डिस्कशन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये लास्ट पॉइंट है, इसको भी देख ही लेते हैं, फिर हम लोग आज के टॉपिक को समाप्त करेंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में दो चीजें मुख्य रूप से आती है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। मिड टर्म भी है, लेकिन आइए शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को चेक करते हैं कि शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। पहला एक ऐसा होता है जो बैंक सोर्स होता है, मतलब जो बैंक से आप लेते हो दैट इज बैंक सोर्स, जो बैंक से नहीं लेते हो वो नॉन बैंक सोर्स होता है। शॉर्ट टर्म, अब जैसे देखिए सिक्योर्ड लोन, आपने बैंक से सिक्योर्ड लोन ले लिया शॉर्ट टर्म, देखो शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल तक के लिए, लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा की अवधि के लिए। तो शॉर्ट टर्म में आप बैंक से लोन ले सकते हो, बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकती है, अनसिक्योर्ड लोन भी ले सकते हो, बिल को डिस्काउंटिंग करवा सकते हो, ये बैंक सोर्स है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, नॉन बैंक सोर्स में जैसे ट्रेड लोन्स ले सकते हो, ओपन अकाउंट, पब्लिक डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लोन्स, प्रोमिसरी नोट्स एंड हुंडीज, ये सारी चीजें क्या है, शॉर्ट टर्म। मतलब कि ये से वो सारे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप 1 साल तक की अवधि के लिए पैसे का इंतजाम कर सकते हो। अब ये आप देख लो कि आपके लिए बेहतर वे क्या रहेगा। पहले तो ये तय कर लो तुम्हें लॉन्ग टर्म में जाना है या शॉर्ट टर्म में जाना है। शॉर्ट टर्म में अब कौन सा बेनिफिशियल है, उसी तरह लॉन्ग टर्म में आइए, ये तो उससे भी इजी है। लॉन्ग टर्म का मतलब, अब लॉन्ग टर्म में जाओगे कि शॉर्ट टर्म में, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे शेयर जारी करना, डिबेंचर जारी करना, लोन किसी नेशनलाइज्ड बैंक से लेना, स्पेसिफिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लेना, है ना, जैसे आईसीआईसीआई इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, समझ रहे हो, आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको एक नया प्लांट लगाना है तो आप लॉन्ग टर्म सोर्स में जाओगे कि शॉर्ट टर्म सोर्स में, मैंने अभी अभी बताया लॉन्ग टर्म सोर्स में जाओगे। तो शेयर, डिबेंचर वगैरह जो होता है ना, ये सारे कौन से एग्जांपल्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल होता है। तो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सोर्स को दो भाग में बांटा गया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। जैसे कहता है ना सोर्स ऑफ इनकम, एक आदमी कहता है मेरा 3 सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे कि मैं जॉब करता हूं, है ना, या जॉब के साथ साथ मेरा छोटा सा बिजनेस भी है, तीसरा मेरा एक मकान है जहां से मैं पैसा रेंट में आ जाता है। तो उसका 3 सोर्स है, स्रोत है, माध्यम है। उसी तरह से 2 सोर्स होते हैं फाइनेंस के, पैसा प्राप्त करने का किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी के लिए, एक शॉर्ट टर्म, दूसरा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म लंबे टाइम के लिए। शॉर्ट टर्म का सेंस है 1 साल तक, लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा। जैसे शेयर डिबेंचर लॉन्ग टर्म का एग्जाम्पल है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म का एग्जाम्पल है। मुझे लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ आपने और भी कुछ एक्सटर्नल चीजों को सीखा होगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।